नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खुशबू और आप देख रहे हैं कल तक। आज मैं जो घटना आपको सुनाने जा रही हूं वो घटना है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहां पर एक युवक की इस तरह बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और हत्या ही नहीं, हत्या करने के बाद जो गूगल पर उसके शव को ठिकाने लगाने की हिस्ट्री सर्च की जाती है, जिसके बाद जो हत्यारोपी होता है वो इस तरह का दांव पेच खेलता है कि इस दांव पेच में पुलिस भी लगातार 28 दिनों के अथक प्रयास के बाद तब जाके उस आरोपी को ढूंढ पाती है। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है फतेहपुर, और फतेहपुर का एक थाना लगता है जिसका नाम होता है बकेवर, और इसी बकेवर का एक गांव लगता है जिसका नाम होता है टिकरा। टिकरा गांव के रहने वाले हैं 42 वर्षीय इंद्रपाल निषाद, जिनका इकलौता बेटा है जिसका नाम है विजय निषाद, जो कि लगभग 20 वर्ष का है। विजय निषाद जो है टाइल्स लगाने का काम करता है। एक दिन सुबह सुबह उसके नंबर पे एक फोन आता है और वो तुरंत ही जो है तैयार होता है और 2 मिनट पे तुरंत बाइक उठा लेता है और अपने पिता से कहता है कि पापा, मैं जो है वो बुआ के घर कानपुर में जा रही हूँ। दरअसल जो विजय निषाद की बुआ हैं, यानी कि जो इंद्रपाल की बहन है, वो कानपुर की रहने वाली हैं। उनका विवाह कानपुर में हुआ है। अब वो तुरंत ही विजय कहता है कि पापा, मैं बुआ के घर जा रहा हूँ और मैं शाम तक लौटूंगा। इतना कहकर वो तुरंत ही निकल जाता है। निकलने के बाद जब समय धीरे धीरे गुजर रहा था, अब शाम होने को थी, लेकिन अभी तक विजय घर नहीं लौटा था। जब शाम धीरे धीरे ढल रही थी तो जो पिताजी थे उनको अब जो है चिंता सताने लगती है। पिता बार बार अपने बेटे विजय के नंबर पर फोन कर रहे थे, लेकिन जो विजय का नंबर था वो लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। पिता को लगता है कि हो सकता है बेटे के फोन में बैटरी कम हो या फिर और कोई भी कारण हो सकता है। वो कुछ समय तक इंतजार करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही समय गुजर रहा था, ना तो विजय का उधर से कोई फोन आया था और ना ही उसका फोन लग रहा था। अब पिता की जो चिंता है वो लगातार बढ़ रही थी। जैसे तैसे रात गुजरती है और सुबह हो जाती है। सुबह होते ही तो जो विजय के जो पिता थे वो अपनी बहन के घर फोन करते हैं, यानी कि विजय के बुआ के घर फोन करते हैं कानपुर, और कहते हैं कि विजय से बात करवाइए, उसका फोन कल से बंद क्यों आ रहा है। तो वही बुआ का जो जवाब होता है उसको सुनने के बाद उनके पिता तुरंत ही हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल उनको लग रहा था कि बेटा बुआ के घर गया है, लेकिन जो बुआ का जवाब था उसने उनको झकझोर कर रख दिया था। अब जैसे ही वो इस चीज को सुनते हैं, वो तुरंत ही जो है अपने जो है परिवार वालों से, आसपास के लोगों से संपर्क करते हैं और तुरंत ही संबंधित थाने में जाते हैं और जाकर के विजय की एक फोटो लेकर जो है थाना अध्यक्ष कहते हैं कि साहब, हमारा बेटा है 8 मई से जो है घर नहीं आया है। वो बुआ के यहाँ बताकर निकला था और ना तो लगातार उसका कॉल लग रहा है और ना ही उधर से कोई जवाब मिल रहा है। जरा आप देखिए। तो जो पुलिस होती है वो भी गुमशुदगी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। पुलिस भी कहती है कि ठीक है, आप फोटो दे दीजिए, मैं अपने स्तर से पता कर रहा हूं और आप भी प्रयास करिए। अब जैसे जैसे समय गुजर रहा था, अभी भी पुलिस के भी पूरे हाथ खाली थे और ना ही विजय घर लौटा था, और इधर पिता की चिंता लगातार बढ़ रही थी क्योंकि विजय का फोन भी नहीं लग रहा था। जैसे तैसे 3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद तीसरे दिन फिर विजय के जो पिता होते हैं वो थाने पे पहुंचते हैं। अब जो विजय के पिता होते हैं वो रोते बिलखते कहते हैं कि साहब, मेरा एक ही बेटा था, मेरा एक मात्र वही सहारा था, उसको आप किसी तरीके से ढूंढ दीजिए। अब पुलिस जो होती है वो वर्दी में भले ही होती है, लेकिन उसके अंदर भी एक इंसानियत होती है, एक मानवता होती है। वो तुरंत ही इस चीज को जो संज्ञान में लेते हैं और वो जो है विजय के पिता से पूछताछ करते हैं कि क्या आपको किसी पर शक है और आपका बेटा कब और कहाँ के लिए निकला था। वो जैसे इस चीज की जानकारी लेते हैं तो विजय के जो पिता होते हैं वो कहते हैं कि सर, दरअसल मेरा बेटा 8 मई को निकला था। उसने ये कहा था कि वो मेरी बहन के घर जा रहा है, लेकिन मैंने अपनी बहन से बात किया तो वो अभी तक मेरे बहन के घर पहुंचा ही नहीं है। अब जो है विजय का नंबर उसके पिता पुलिस को देते हैं। अब पुलिस अपने स्तर से गहन जांच में लग जाती है। पुलिस जब उस नंबर का जो है कॉल डिटेल निकालती है तो वो उस चीज को देखती है कि उसमें जो है लगभग 6 से 7 महीने से एक नंबर पर लगातार बातें हो रही थी। अब पुलिस जो है उस नंबर को विजय के पिता को दिखाते हुए कहती है कि क्या ये आपके किसी सगे संबंधी का नंबर है।
लेकिन जो विजय के पिता होते हैं वो इस चीज़ से नाकार देते हैं। वो कहते हैं साहब मुझे नहीं पता और ये मेरे किसी जानने वाले का नहीं। अब दरअसल पुलिस को भी इस मामले पे शक हो रहा था। पुलिस को लग रहा था कि आखिर, और इतना ही नहीं, जिस दिन विजय घर से निकला था लास्ट टाइम उसकी उसी नंबर पर बात हुई थी। अब पुलिस उस नंबर को डायल करती है और डायल करने के बाद जैसे ही उस नंबर पे कॉल करती है तो उधर एक महिला फोन उठाती है। जैसे ही पुलिस अपना परिचय देती है कि मैं थाने से बोल रहा हूँ, वो महिला तुरंत ही फोन काट देती है। अब पुलिस को लग रहा था कि दाल में जरूर कुछ काला है। ये महिला आखिरकार इसने पुलिस का नाम सुनते ही फोन क्यों काट दिया। अब पुलिस जिस नंबर पे कॉल करती है उस नंबर का जब CDR निकलवाती है तो पता चलता है कि ये नंबर जो है वो किरण देवी के नाम से रजिस्टर्ड है। किरण देवी जो है जिला हमीरपुर के पनकी गांव की रहने वाली है। पुलिस तुरंत ही अपने मैबल टीम के साथ उस घर पर पहुंच जाती है और पुलिस जब उस घर पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद जैसे ही पुलिस उस दरवाजे को खटखटाती है तो अंदर से एक महिला निकल के आती है। दरअसल ये महिला कोई और नहीं बल्कि किरण देवी ही होती है। अब पुलिस उस महिला से पूछताछ करती है, साथ में उसके पति को भी लेती है और लेकर के उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उन दोनों पति पत्नी से पूछती है कि आखिरकार विजय कहाँ पर है और विजय के साथ तुम लोगों ने क्या किया है। तो दरअसल जो किरण देवी है वो कहती है कि साहब मुझे नहीं पता कि विजय कौन है, मैं ना किसी विजय को जानती हूँ, आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। वहीं अब पुलिस जो है, क्योंकि उसका जो CDR निकला था उससे ये कंफर्म हो गया था, उस कॉल डिटेल से कंफर्म हो गया था कि विजय ने लास्ट टाइम इसी नंबर पे बात की थी, क्योंकि कड़ियां जुड़ रही थी। पहले तो वो तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन जब पुलिस उन लोगों से सख्ती से पूछताछ करती है तो जो किरण देवी होती है, अब उसकी जो मनगढ़ंत कहानी थी वो अब पूरी तरह से फेल नजर आती है और वो अब जो है कड़ी पूछताछ के बाद कबूल करती है। कहती कि साहब विजय जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल मैंने और मेरे पति ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी है और उसके शव को जो है बुरी तरह से जला दिया है। वो बताती है, कहती कि साहब दरअसल लगभग 6 महीने पहले विजय अपने बुआ के घर आया था कानपुर। दरअसल वो कहती है कि साहब विजय जो है वो लगभग 6 महीने पहले कानपुर आया था, जो कि एक जगह पे काम करने के लिए, और मेरी वहीं पर कानपुर में ही विजय से मुलाकात हो गई थी और इसी मुलाकात में हम दोनों ने एक दूसरे का नंबर ले लिया था, एक दूसरे से बात होनी शुरू हो गई थी और ये बात जो है धीरे धीरे अब प्रेम प्रसंग की ओर बढ़ चली थी। विजय मुझे बहुत पसंद करता था और मैं भी विजय को बहुत पसंद करती थी। हालांकि ये जो महिला थी वो शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी इसको किसी गैर मर्द से यानी कि किसी गैर पुरुष से इसको प्रेम हो जाता है और वो जो एक पत्नी थी, एक घर की इज्जत थी, इस चीज को वो ताक पर रख देती है। अब वो बताती है कि जब विजय से मुझे प्यार हो गया था उसके बाद मैंने कई बार विजय के साथ संबंध भी बनाए थे। कई बार विजय मेरे घर पे भी आता था और कई बार मैं उसके साथ जो है बाहर भी जाया करती थी। जब हम दोनों पहली बार संबंध बना रहे थे तभी विजय ने मेरी कुछ फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर ली थी और वो लगातार मुझे जो है शादी करने के लिए दबाव बना रहा था मेरे ऊपर और मैं अपने पति को किसी भी हालत पे नहीं छोड़ना चाहती थी। ये जो है त्रिया चरित्र का खेल खेलते हुए ये कहती है कि मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन मुझे विजय से भी प्यार था और विजय उधर था जो किरण देवी है इस पे लगातार शादी का दबाव बना रहा था। एक दिन विजय से कहता है कि तुम अपने पति को छोड़ दो, तलाक दे दो और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, मैं अच्छा कमाता हूँ और मैं तुम्हारे सारे शौक पूरे करूंगा। लेकिन जो किरण देवी होती है वो गुस्से में कहती है कि मैं अपने पति को कभी नहीं छोड़ पाऊंगी। वही जो विजय था वो उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास जो फोटो और वीडियो है मैं इसको जो है वायरल कर दूंगा और मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और जो है अब किरण देवी को लग रहा था कि विजय ने गुस्से में इस चीज को कहा है, लेकिन उस जो गुस्सा था उसी गुस्से में जो विजय होता है वो किरण देवी की एक फोटो जो है सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देता है। और जैसे ही वो अपलोड करता है वहीं जो किरण देवी का पति था कमता प्रसाद
वो तुरंत ही उस पोस्ट को देख लेता है और वो तुरंत ही देखने के बाद आग बबूला हो जाता है और वो उसी समय उस फोटो की स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर लेता है और वो अपनी पत्नी को उसी उसकी व्हाट्सएप पे भेजता है और कहता है कि आखिर ये विजय कौन है। तो जो पत्नी होती है वो कहती है कि मुझे नहीं पता और ये फोटो एडिट की हुई है, ये मैं नहीं हूँ। लेकिन जो पति था अब वो समझ गया था कि कहीं ना कहीं मेरी पत्नी मुझसे झूठ बोल रही है। पति बार बार उससे कहता है कि आखिर क्या बात है, लेकिन पत्नी कह रही थी कि मैं किसी भी विजय को नहीं जानती हूँ और ये मेरी फोटो है ही नहीं। वहीं अब जैसे ही जो उसका पति था कामता प्रसाद, उसको लगता है कि अगर अभी तो मैंने देखी है, अगर आसपास के लोगों ने या फिर रिश्तेदारी में लोगों ने देखी तो बड़ी जगहशाई होगी, बहुत ही बदनामी होगी। अब वो तुरंत ही जो काम कर रहा था प्रदेश से, वो तुरंत ही अपने घर के लिए रवाना हो लेता है। और जैसे ही वो आता है किरण देवी के पास पहुंचता है घर पर, वो कहता है किरण से कि आखिर जो है ये फोटो कैसी है, मुझे सच सच बताओ। लेकिन तब अभी भी जो किरण देवी थी वो कहीं ना कहीं त्रिया चरित्र का अपने पति से खेल खेल रही थी। वो कह रही थी कि मुझे नहीं पता है, लेकिन उसका जो पति था वो उसकी जमकर कुटाई करता है। उसके बाद से वो उससे कहता है कि अगर तुमने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जैसे ही वो इस बात को कहता है, क्योंकि किरण जो देवी थी वो अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी। एक तरफ वो अपने पति से प्यार भी कर रही थी और दूसरी तरफ वो अपने पति की गैर मौजूदगी में किसी पराये पुरुष के साथ शारीरिक संबंध भी बना रही थी। अब जैसे ही वो इस चीज को कहता है वो तुरंत डर जाती और कहती है, अब वो सारी बातों को उसके सामने रख देती। कहती कि जो है लगभग 6 महीने पहले जो है विजय मुझे मिला था और हम दोनों के बीच में कई बार शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं। मैं कई बार उसको घर बुलाती थी, कई बार मैं उसके साथ बाहर भी जाती थी। लेकिन वो जो है जब हम लोग पहली बार संबंध बना रहे थे तभी उसने जो है मेरा फोटो और वीडियो बना लिया था। इस चीज को मैं जानती थी और उसने कई बार मुझ पे दबाव बनाया शादी का। वो कह रहा था कि अपने पति को डिवोर्स दे दो, लेकिन मैं आपको डिवोर्स नहीं दे सकती हूँ। अब जो पति होता है वो जैसे इस बात को सुनता है वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिरकार अब तुम क्या चाहती हो, क्या तुम विजय के साथ रहना चाहती हो या फिर मेरे साथ। वही जो किरण देवी होती है वो कहती है कि मैं विजय को हर हाल में छोड़ना चाहती हूँ, मैं आपके बगैर नहीं रह पाऊंगी। अब दोनों जो पति पत्नी होते हैं वो यहीं से जो है विजय के हत्या की योजना बनाने लगते हैं। पति होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं एक योजना के बारे में सोच रहा हूँ, यानी कि मैं एक कांड करने वाला हूँ और तुम्हें उसमें मेरा भरपूर सहयोग करना होगा। अब पत्नी पूछती है कि आखिर ऐसा क्या है, तो पति कहता है कि तुम्हें विजय को घर बुलाना होगा और तुम बिल्कुल वैसे ही उसके साथ बर्ताव करना जैसे कि तुम पहले करती थी। उसको बिल्कुल भी अंदाजा ना हो कि मैं यहाँ पर हूँ, क्योंकि पति ने कह दिया था कि अगर तुमने ज्यादा किया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अब किरण सोचती है कि विजय भी मेरे पास से चला जाएगा और मेरा पति भी डिवोर्स दे देगा तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। वो कहती कि ठीक है, आप जैसा कहिए। अब दोनों बैठकर योजना बनाते हैं। योजना बनाने के बाद किरण खुद विजय को फोन करती है और उससे कहती है कि जो है बहुत दिन हो गया आपसे मिली नहीं हूँ, मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, तो आइए घर पे आ जाइए। अब इस चीज को जैसे ही विजय सुनता है कि किरण जो है वो जो है प्यार के शब्दों में उससे इतने प्यार से बात करती है, वो तुरंत ही जो है कहता है कि मैं तुरंत ही यहाँ से रवाना हो लेता हूँ। अब वो तुरंत ही अपने घर पर ये बताता है कि वो बुआ के घर जा रहा है और वहां से तुरंत ही वो निकल लेता है। जैसे ही वो किरण के घर पहुंचता है और किरण को दोबारा से फोन करता है और कहता है कि दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। अब किरण दरवाजा खोलती है और मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करके अंदर लेकर आती है। अंदर लाने के बाद वो जो है अब कुछ समझ पाता, इससे पहले जो पति पत्नी थे दोनों योजनाबद्ध तरीके से अपने काम पे लग जाते हैं। तुरंत पति जो छिपा था वो तुरंत आता है और अंदर से कुंडी लगा लेता है और वहीं पर रखी एक लकड़ी को उठाते हैं और दोनों पति पत्नी विजय पर कस के वार करते हैं और तब तक वार करते हैं जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। मौत होने के बाद जब वो लोग देखते हैं कि अब विजय जो है उसके अंदर सांसें नहीं चल रही, उसकी धड़कनें रुक गई हैं, तो अब वो लोग तुरंत ही एक बोरी का प्लान करते हैं। बोरी में उस सब को वो लोग रखते हैं जैसे तैसे। उसके बाद फिर अब उन लोगों को लग रहा था कि इतनी बड़ी बोरी में रखा है, अगर ले जाएंगे तो दिक्कत होगी। अब जो उसका पति था कामता प्रसाद, वो अब जो है इंटरनेट के माध्यम से रिसर्च करना शुरू कर देता है। वो इस चीज को सर्च करता है कि अगर मैंने किसी की हत्या कर दी है
तो फिर मैं उसको कैसे ठिकाने लगाऊं। दरअसल जब विजय इंटरनेट पे देखता है कि कैसे कैसे प्लानिंग करना है और कैसे कैसे जो है मुझे अब पुलिस से भी बचना है, तो वो दरअसल मार्केट जाता है और मार्केट जाने के बाद वो एक ग्राइंडर मशीन को ले आता है। ग्राइंडर मशीन जब वो लेकर आता है तो वो जो है, जो विजय का शव था उसको वो दोनों पति पत्नी मिलकर उसके पहले दोनों हाथों को काटते हैं और फिर उसके दोनों पैरों को काटते हैं और उसके बाद उसके हाथ और पैर को अलग करते हैं और उसके शरीर को अलग करते हैं। अब दोनों रात का अंधेरा होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, दोनों नेट पर सर्च कर रहे थे। उनको लग रहा था कि पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी। फिर अब वो दोनों लोग जो है उस बोरी में भरे उस विजय के शव को लेकर जाते हैं, उसी की बाइक पर लेकर जाते हैं। और ले जाने के बाद में कानपुर के रेना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक जंगल पड़ता है, उसी जंगल के किनारे ले जा करके उसका जो कटा पिटा शव होता है उसको वो लोग जो है ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसको जला देते हैं। जलाने के बाद अब उनको लगता है कि वो उन्होंने सारे सबूत को मिटा दिया है, अब पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी। वहीं जो उसकी बाइक होती है, वो लोग सोचते हैं कि अब जो बाइक है इसको भी किसी प्रकार से ठिकाने लगा दिया जाए। वो लोग प्लानिंग के तहत बाइक को भी एक हाईवे के किनारे छोड़कर घर आ जाते हैं। तभी जो विजय का मोबाइल और जो पर्स था, उन लोगों को अब ये डर सता रहा था कि कहीं उसका मोबाइल और पर्स जो है कहीं उससे पकड़े ना जाए। वो लोग उसको भी ज्वलनशील पदार्थ डालकर जला देते हैं। दरअसल ये सारी कहानी जो किरण देवी और जो उनका पति कामता प्रसाद है वो पुलिस को बताता है, जो मैंने अभी आपको बताई है। फिलहाल इनको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई न्यायालय में होगी और अब देखना ये है कि जो जज साहब हैं वो इनको कौन सी सजा देते हैं। इस घटनाक्रम में आपको क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।